क्यों धरती के स्वर्ग से नरक बन गया कश्मीर, जानिए पूरी कहानी। राजा हरि सिंह, मोहम्मद अली, जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन, इन सब के फैसलों से तय होना था घाटी का भविष्य। भारत मां के मुकुट कश्मीर का फैसला इन चार शख्सियतों के जिम्मे था। जरूरत थी तो एक फैसले की, एक यूनानिमस डिसीजन की, एक मत होकर सर्वसम्मति से फैसला लेने की। पर जो भी हुआ, इन चार लोगों के फैसले के बाद उसने अनिश्चित काल के लिए कश्मीर नामक इस स्वर्ग को, इस जन्नत को दोजख बनाकर रख दिया। इस इलाके में रहने वालों की जिंदगी नर्क बना दी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर कश्मीर के रक्त रंजित गाथा को देखना चाहते हैं, सत्य की दृष्टि से, सच की आंखों से। 14वीं शताब्दी बीसी राजा जम्मू लोचन शिकार करते वक्त कश्मीर घाटी के निकट पहुंच जाते हैं। ठीक तवी नदी के किनारे प्रकृति के सौंदर्य से सराबोर इस सरजमी पर उन्हें वो नजारा दिखता है जो इस महान शासक ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तवी नदी पर एक शेर और एक बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। उस समय राजा जम्बू लोचन समझ गए, हो ना हो ये जमीन बहुत पवित्र है, पाक है। राजा जम्बू लोचन ने यह तय किया, यहां एक शहर तुरंत बसाया जाए, और वैसा ही हुआ। एक पूरा नगर बसाया गया और नाम दिया गया जम्बू। समय के बीतने के साथ यह नाम जम्बू के बदलते बदलते जम्मू हो गया। आज का हमारा जम्मू कश्मीर इतिहास बड़ा पुराना है। इस घाटी का दोस्तों, ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने जितनी मेहनत इस घाटी को खूबसूरत बनाने में लगाई, मनुष्य ने उतनी ही मेहनत इस धरती को रक्त रंजित करने में लगा दी। कश्मीर और कश्मीरी लोगों पर दमन चक्र सदियों पहले ही शुरू हो गया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कभी इस धरती पर हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी था और इस्लाम भी था, वो भी एक साथ। 12वीं सदी में कलाहा नामक के एक हिंदू ब्राह्मण थे जो लोहार वंश के राज में एक मंत्री थे। उन्होंने 8000 संस्कृत छंदों में कश्मीर के इतिहास को लेख किया था। कुछ हिस्टोरियन इतिहासकारों का मानना है कि कल्हाना भारत के पहले इतिहासकार थे। कश्मीर पर लिखी इस रचना को कल्हाना ने नाम दिया था। रजत रंजिनी यानी राजाओं की नदी 14वीं ईस्वी में जब कश्मीर में शासन किया तो उन्होंने कश्मीरियों के हिंदुत्व, बुद्धिज्म दोनों का सम्मान किया, और अकबर ने तो निजामुद्दीन फरिश्ता और अबुल फजल को कहकर कल्हाना की रचना रजत रंजिनी को उर्दू भाषा में अनुवाद करने का आदेश भी दिया था, जिसमें उसका नाम रखा गया था 12 स्थान शाही, जिसका मतलब भी राजाओं की नदी ही होता है। और तारीखें कश्मीर नामक 2 अनुवादों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। मुगलों का राज करने का अपना एक नियम था। वो इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन लोगों का दमन करके नहीं। लेकिन फिर वही एक मुगल शासक शक्ति में आया जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर। उसने काफी नुकसान पहुंचाया हिंदुओं को। नॉन मुस्लिम पर अत्याचार हुए, उन पर ज्यादा कर्ज यानी कि टैक्स लगाए गए, जबरन धर्मांतरण कराया गया, बाद में जिसकी भारी कीमत सुल्तान सिकंदर को चुकानी पड़ी थी। तब कश्मीर में एक ऋषि हुए थे, नाम था नंद ऋषि। जानकर शायद आप लोगों को हैरानी होगी कि उन्हें मुस्लिम सिख निरुद्दीन नुरानी के नाम से जानते थे। उन्होंने शिव की आराधना करने वाले इस्लामिक लोगों और सूफी संस्कृति का समावेश कर धर्म का प्रचार किया, और किसी तरह समानता समाज में वापस आई। जिन सुल्तानों ने 1354 से लेकर 1470 एडी वाले कांड खंड में राज किया था, उन्होंने इस्लाम के अलावा दूसरा धर्म मानने वालों को भी समान दर्जा दिया था। जब अकबर ने कश्मीर को सीधे मुगल शासन के अंतर्गत लिया, तब भी धार्मिक सहिष्णुता बरकरार थी। अकबर ने श्रीनगर को अहम पहचान दिलाई, कई विकास कार्य करवाए गए, लेकिन फिर औरंगजेब का शासन आया और धार्मिक सहिष्णुता फिर तार तार हुई। गैर इस्लामी पर जुल्म हुए, हिंदुओं पर यह दमन चक्र चला, नादिर शाह के काल तक चलता रहा, और फिर उसके बाद 1820 से लेकर 1846 एडी के बीच का सिख रूल आया। मुस्लिम राज के बाद जब आया सिख राज, देखिए दमन चक्र कैसे पलटता है। अब शासन पंजाब के राजा रणजीत सिंह के हाथों में था कश्मीर का, तो अब दमन चक्र में पीसने की बारी थी मुस्लिमों की। मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हुए, मस्जिदें तोड़ी गई, अजान पर पाबंदियां लगा दी गई, भारी कर वसूल किए गए।
गरीब मुस्लिम जनता से ये दमन चक्र चलता रहा। महाराजा रंजीत सिंह के पूरे राज के दौरान वसूली करने से आम कश्मीरियों की कमर टूट चुकी थी। इस विद्रोह को कुचलने के लिए रंजीत सिंह ने बिना ब्याज के उधार का बंदोबस्त कर दिया। मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं थे, इस उधार नीति से केवल उनका शोषण ही हुआ, लेकिन विद्रोह टल गया। कश्मीर के इतिहास में जब कश्मीरी शोले का चलन चला, पूरे पश्चिमी देशों तक कश्मीरी शोले ने काफी वाहवाही बटोरी और व्यापार ने किसी तरह सूखे से उबरने के लिए कश्मीरियों की मदद की। 1846 में रंजीत सिंह, जो उनके ग्रैंड नेफ्यू यानी कि भाई के पोते महाराज कराप सिंह ने कश्मीर की कमान संभाली और कश्मीर में शुरू हुआ डोगरा राजाओं का शासन। लेकिन तब जब ब्रिटिशर्स और सिखों की खालसा आर्मी के बीच जंग छिड़ चुकी थी, गुलाब सिंह ने चालाकी दिखाई और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया सिखों की तरफ से, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और सर हेनरी लॉरेंस, जो कि अंग्रेजों के ब्रिगेडियर थे, उनके मुख्य सलाहकार बन गए। उन्होंने ब्रिटिशर की मदद की और अमृतसर, त्रिटी की और लाहौर का राज 10 मिलियन रुपयों में अंग्रेजों को बेचने में सहयोग किया। यही नहीं, उन्होंने खुद कश्मीर की बड़ी रियासत 715 मिलियन रुपीस में बेची। गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के अगले राजा बना दिए गए। महाराज गुलाब सिंह डोगरा शासक थे और उनकी ब्रिटिशर्स के प्रति वफादारी थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि डोगरा राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान गुलाब सिंह ने अंग्रेज अफसरों की बीवी को और बच्चों को कश्मीर में पनाह दी थी और भारतीय विद्रोहियों के द्वारा मदद मांगे जाने पर भी कश्मीरी फौज नहीं भेजी थी, बल्कि गुलाब सिंह के झंडे के नीचे कश्मीरी फौज अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रणवीर सिंह के हाथों कश्मीर कमान आई और पूरे डोगरा शासकों के राज के दौरान दमन चक्र मुस्लिम बहुसंख्यक ऊपर चलता चला गया। डोगरा शासकों की नीतियों की वजह से कई कश्मीरी कश्मीर छोड़कर उस वक्त के पंजाब में बस गए, जो अब वो पाकिस्तान में आता है। यह दमन चक्र रणबीर सिंह के शासन में भी चलता रहा और उनके बाद 1925 में राजगद्दी संभाली राजा हरि सिंह ने। इस वक्त भी मुस्लिम कश्मीर दमन चक्र की चपेट में ही था और तभी देश आजाद हो गया था। 1947 एक और जहां देश आजाद हुआ था, वहीं दूसरी और अंग्रेजों के शातिर नीतियों की वजह से दो फाड़ बढ़ भी गया था। यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जैसे ही ये हुआ, कश्मीर के पुंछ इलाके के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। सालों से चलते आए डोगरा शासकों के दमन के खिलाफ और कश्मीर के एक भाग पर कब्जा कर लिया और नाम दिया गया आजाद कश्मीर। यह विद्रोह वहां के असली कश्मीरियों ने किया था, सदियों का दमन झेलने के बाद। अभी तक पाकिस्तान इस फ्रेम में नहीं था। अब ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा वफादार रहने वाले डोगरा वंश के शासक हरि सिंह को भय हुआ कि कहीं उनका तख्ता पलट ना हो जाए, कहीं उन पर आक्रमण ना हो जाए, और जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। कश्मीर के एक भाग को विद्रोह से आजाद कराने वाले पुंछ विद्रोहियों को ऐसा लगा कि वो थोड़ी और ताकत लगाएंगे तो पूरा कश्मीर आजाद करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत ही गलत मददगार को चुना। उन्होंने पाकिस्तान के आधिपत्य वाले पंजाब फ्रंट के पंचतूनों को चुना और पाकिस्तान की नजरें तो पहले ही कश्मीर पर थी, सो उन्होंने मदद की। जब कश्मीरी लोगों का विद्रोह उग्र हुआ तो हरि सिंह ने उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को मदद की गुहार लगाई, लेकिन डोगरा शासकों की वफादारी के बावजूद नेहरू और माउंटबेटन ने मिलकर हरि सिंह से विलय करवा लिया और अब कश्मीर भारत का था। लेकिन हरि सिंह ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किए थे, सो पाकिस्तान को ठगा सा महसूस हुआ और उसने पुंछ विद्रोहियों को, जो कि असली कश्मीरी थे और हक की लड़ाई कर रहे थे, दमन चक्र से आजाद होने के लिए उन्हें बहकाना शुरू कर दिया। कई पंचतूनों को, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेंड सोल्जर थे, उन्हें आजाद कश्मीर में घुसपैठ कार्रवाई 1948 में भारत ने कश्मीर विवाद पर यूनाइटेड नेशन की मदद मांगी, लेकिन समझौते के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को कश्मीर से मिलिट्री यानी कि फौज हटाने के आदेश दिए। यूनाइटेड नेशन का मत था कि फ्लिक्टेड एरिया को डिमिलिटराइज्ड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी भी सीज फायर की संधि हुई और यूनाइटेड नेशन ने यह कह दिया कि कश्मीर की जनता तय करे उसे किसके साथ रहना है। पाकिस्तान भारत या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है। जनमत संग्रह की बात की गई, क्योंकि आजाद कश्मीर कहा जाने वाला इलाका पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे में था
और असली कश्मीरी पुंछ विद्रोही कहीं दब से गए थे। सो कहा जाना मुश्किल था कि जनमत संग्रह निष्पक्ष होगा, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ ही झुकेंगे और जनमत संग्रह को प्रभावित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सो ये तरीका सही नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर गुहार लगाई थी कि पहले आजाद कश्मीर से पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाल कर बाहर करना चाहिए, उसके बाद जनमत संग्रह कराना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन को अपने पीस कीपिंग फौज की टुकड़ियां डिप्लॉय करनी चाहिए। लेकिन यह एक बड़ा ही रहस्यमयी मामला था, जो कि पश्चिमी ताकतों से चलने वाले यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाए और कश्मीर एक विवादित जमीन बन गई। पता नहीं कब आजाद कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, पीओके बन गया। 1987 में कश्मीर में फिर विद्रोह शुरू हुआ। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना और उसके पीछे हो ना हो पाकिस्तानी सरकार का ही हाथ था। उन्होंने उस वक्त डोगरा शासक विरुद्ध हक की लड़ाई लड़ने वाले कश्मीरियों को बहकाया था। उन्होंने फिर से अब भारत के आधिपत्य वाले कश्मीर में नफरत के बीज बो दिए थे और इस तरह यह दमन चक्र अभी भी वादी को रक्त रंजित कर रहा है। अभी भी असली कश्मीर को न्याय नहीं मिला है और शायद नहीं मिलेगा। बड़े ही दुख की बात है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक की बात तो करता है, लेकिन मरता सिर्फ असली कश्मीरी है। इस बात को मानना होगा। राजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन ने मिलकर कश्मीर को नर्क बना दिया है। भारत माता के मुकुट पर खून के छींटे जो पड़े हैं वो जिद्दी पाकिस्तान और उस वक्त के भारत के नेताओं की वैचारिक पैरालिसिस की वजह से पड़े हैं। काश उस वक्त इन नेताओं ने अपने हितों के बजाय एक बार कश्मीरियों की सोची होती तो ये आज नहीं होता। ये कश्मीर नरक नहीं बनता, ये कश्मीर नरक नहीं बल्कि जन्नत होता। आप लोगों को क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।